Good morning, students. We are doing chapter 9, globalization. And in our last class, we have discussed so many things about globalization. Now we know the meaning of globalization, the causes of globalization, and the three dimensions of globalization, that is political dimension, economic dimension, and cultural dimension. In our previous video, we have discussed political consequences and economic consequences of globalization. Today we will discuss cultural consequences of globalization. Let's start with cultural consequence of globalization. The consequences of globalization are not confined only to the sphere of politics and economy. Globalization affects us in our home, in what we eat, drink, wear, and indeed in what we think. So, consequence of globalization is not confined in the sphere of politics and economy. जो कॉन्सिक्वेंस ग्लोबलाइजेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं है, ये केवल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी तक कन्फाइंड होकर नहीं रह गए हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस. ग्लोबलाइजेशन हमारे घरों में भी हमें अफेक्ट करता है, हमारे कल्चर को भी अफेक्ट करता है, हमारे घरों में अफेक्ट करता है. हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, हम क्या पहनते हैं, और उससे भी बढ़कर हम क्या सोचते हैं, किस तरह की चीज़ सोचते हैं, इस पर भी ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ता है हम पर. इट शेप्स व्हाट वी थिंक आर आवर प्रेफरेंसेस. ठीक है, हम क्या सोचते हैं. ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमारे प्रेफरेंसेस को शेप करने की कोशिश करता है, हमारे प्रेफरेंसेस को शेप करता है. हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो हमारे प्रेफरेंसेस को शेप करता है ग्लोबलाइजेशन. द कल्चरल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन leads to the fear that this process poses a threat to culture in the world. और जो ये ग्लोबलाइजेशन का कल्चरल इफ़ेक्ट है, ये कहीं ना कहीं एक डर पैदा करता है. पूरे वर्ल्ड में कल्चर पर को ग्लोबलाइजेशन से थ्रेट है. इस बात का डर है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो कल्चर हैं वो अफेक्टेड ना हो जाएं. इट डज सो बिकॉज ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर और व्हाट इज़ कॉल्ड कल्चरल होमोजीनियसाइजेशन. और हम क्यों कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से कल्चर को थ्रेट है, क्योंकि जब हम ग्लोबलाइजेशन के तहत पूरा वर्ल्ड जो है वो एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है, तो कहीं ना कहीं जब हर चीज़ में यूनिफॉर्मिटी है, जो गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, जो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में जो गुड्स बिक रहे हैं, जिस तरह की ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जब उसमें यूनिफॉर्मिटी है तो हमारा जो कल्चर है वो भी एक तरह से यूनिफॉर्म होने लगता है. जब हम लोगों से मिलते हैं तो हम दूसरों की चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं और हमारी चीज़ों को अगला जो है अडॉप्ट करता है. तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम सीखते हैं दूसरे से, और जब ग्लोबलाइजेशन की प्रैक्टिस होने लगती है तो कहीं ना कहीं कल्चर जो है वो यूनिफॉर्म होने लगता है और होमोजीनियस कल्चर जो है वो सामने आने लगता है.
अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि हमारे कल्चर में, हमारे पुराने समय में, हम एंशिएंट टाइम में देखते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, खाना खाते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता था कि किस दिशा में बैठ के हम, किस दिशा में की तरफ मुंह करके हम बैठें खाना खाने, और ज़मीन पर पैर को फोल्ड करके अच्छी तरह से ज़मीन पर बैठ के खाना खाया जाता था। ठीक है, लेकिन जो ये फॉरेन कल्चर, जब ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने खड़े होकर खाना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने टेबल पे बैठ के खाना शुरू किया, और टेबल पे क्योंकि चारों तरफ बैठते हैं तो फिर वो दिशा, किस दिशा की तरफ हम मुंह करके बैठें, इसका फिर कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता। और हमने उस कल्चर को अडॉप्ट किया, और अब हर घर में आपको टेबल, डाइनिंग टेबल जो है वो देखने को मिलता है। तो इस तरह से धीरे धीरे जब हम दूसरे की चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं तो कल्चर जो है वो मिक्स होने लगता है, और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ग्लोबलाइजेशन है। और इस तरह से ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक यूनिफॉर्म कल्चर की तरफ जो है वो हमें लेकर जाता है। द राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर इज़ नॉट द emergence of a global culture. What we have in the name of a global culture, wait, what we have studied, the rise of a uniform culture is not the emergence of global culture. जो यूनिफॉर्म कल्चर का जो इमर्जेंस है वो ग्लोबल कल्चर नहीं होता। देखो, ग्लोबलाइजेशन का इमर्जेंस जो है वो यूनिफॉर्म कल्चर को तो लाता है, लेकिन जो यूनिफॉर्म कल्चर है वो ग्लोबल कल्चर का इमर्जेंस नहीं है। वॉट वी हैव इन द नेम ऑफ अ ग्लोबल कल्चर इज़ द इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो हम जो ग्लोबल कल्चर की जो हम बात करते हैं, तो ग्लोबल कल्चर के नाम पर कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कल्चर है उसका इम्पोजिशन जो है वो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में हमें देखने को मिलता है। ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो वेस्टर्न कल्चर है वो हम कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर जो है वही ज़्यादा स्प्रेड होता है, वही इम्पोज होता है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस फिनोमिनन एज द सॉफ्ट पावर ऑफ यूएस हेगेमनी इन चैप्टर 3। याद है ना आपको, हम लोगों ने यूएस हेगेमनी पढ़ा था, जिसमें कि हमने सॉफ्ट पावर के बारे में पढ़ा था। और सॉफ्ट पावर मीन्स हमने देखा कि किस तरह से जो यूएसए है उसने डिफरेंट कंट्रीज़ के कल्चर को अफेक्ट करना स्टार्ट किया, और वो ब्लू जीन्स वाली स्टोरी आपको याद होगी। ठीक है ना, तो हमने जो चैप्टर 3 में यूएस हेजेमनी पढ़ा था कि किस तरह से ये जो सॉफ्ट पावर है का जो फिनोमिनन है, ग्लोबलाइजेशन जो है वो कल्चर को अफेक्ट करता है। द पॉपुलैरिटी ऑफ अ बर्गर और ब्लू जीन्स, some argue, has a lot to do with the powerful influence of the American way of life. ये जो आजकल बर्गर का जो चलन है, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब जो है वो वेस्टर्न फूड, या फिर जो ब्लू जीन्स और जिस तरह के जो कपड़े जो आजकल की यूथ को इन्फ्लुएंस करती है, वो सब क्या है, एक तरह से कल्चर पर ही अटैक हम कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह की ड्रेस हमारी तो कभी रही नहीं थी। ठीक है, और अगर हमारी कंट्री में भी अब इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं कल्चर पर ग्लोबलाइजेशन का अफेक्ट है। दस द कल्चर ऑफ द पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली डोमिनेंट सोसाइटी लीव्स इट इम्प्रिंट ऑन अ लेस पावरफुल सोसाइटी। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो
कि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डोमिनेंट सोसाइटी का जो कल्चर है वो अपनी छाप जो है वो लेस पावरफुल सोसाइटी पर डालता है। ठीक है, जो एक पावरफुल सोसाइटी है, जो पावरफुल कंट्री है, वहाँ पे जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं लेस पावरफुल कंट्री, लेस पावरफुल सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है और अपने कल्चर का छाप जो है उन पर छोड़ता है। एंड द वर्ल्ड बिगिन टू लुक मोर लाइक द डोमिनेंट पावर विशेस टू बी। और जब ग्लोबलाइजेशन का असर इस तरह से पड़ता है तो वर्ल्ड जो है चीज़ों को उसी तरह से देखने लगता है जैसा कि ये पावरफुल कंट्रीज़ चाहती हैं, देखना चाहती हैं। वर्ल्ड भी जो है वो उसी तरह से चीज़ों को देखने लगता है। Those who make this argument often draw attention to the McDonaldization of the world। ठीक है, तो जो लोग इस तरह का आर्ग्यूमेंट करते हैं वो कई बार इस तरफ भी ध्यान देते हैं कि किस तरह से वर्ल्ड का मैकडोनलाइजेशन हो गया है। मतलब मैकडोनल्ड जो है, आप देखोगे हर शहर में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है चाहे इस तरह, तो वहाँ पर आपको मैकडोनल्ड दिख जाएगा। ये बर्गर पिज़्ज़ा का जो कल्चर है वो आप बहुत आसानी से देख सकते हो। विथ कल्चर सीकिंग टू बाय इनटू अ डोमिनेंट अमेरिकन ड्रीम। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं अमेरिका का ड्रीम था कि जो बर्गर और पिज़्ज़ा ख़रीदने वाले जो लोग हैं, मतलब वो मैक्सिमम नंबर में हों और पूरे वर्ल्ड में जो है ये मैकडोनल्ड का चेन जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहता था और कहीं ना कहीं उसने अपना ड्रीम जो है वो फुलफ़िल भी किया। दिस इज़ डेंजरस नॉट ओनली फॉर द पुअर कंट्रीज़ बट फॉर द होल ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर इट लीड्स टू द श्रिंकिंग ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द एंटायर ग्लोब। तो इस तरह से जो कल्चर पर एक तरह से आप कह लो थ्रेट है, जो कल्चर पर अटैक है, ये केवल पुअर कंट्रीज़ के लिए डेंजरस ही नहीं है। पुअर कंट्रीज़ के लिए डेंजरस तो है ही है, साथ ही साथ ये पूरे वर्ल्ड की ह्यूमैनिटी जो है उसके लिए भी डेंजरस है। क्यों? क्योंकि इस तरह का जो ग्लोबलाइजेशन का इन्फ्लुएंस है उससे वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में जो कल्चरल हेरिटेज है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से गायब होता जा रहा है। ठीक है, तो जो ये डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट हेरिटेज है उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको बचा के रखने के लिए इस तरह के इन्फ्लुएंस से बचा जाना चाहिए। एट द सेम टाइम it would be a mistake to assume that cultural consequences of globalization are only negative. Here it is. At the same time, it would be a mistake to assume that cultural consequences of globalization are only negative. ठीक है, तो जहाँ हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो ग्लोबलाइजेशन का जो कल्चरल कॉन्सिक्वेंस है उसकी वजह से जो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, वो अफेक्टेड हो रहा है। लेकिन हम इसको इस तरह से भी हमें भी देखना चाहिए कि इसके खाली नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं हैं। ठीक है, कल्चरल जो ग्लोबलाइजेशन का जो कल्चरल कॉन्सिक्वेंस है इसके केवल नेगेटिव इफ़ेक्ट ही नहीं है। कल्चर्स आर नॉट स्टैटिक थिंग्स। कि कल्चर जो है वो कोई रुकी हुई चीज़, स्टैटिक थिंग नहीं होती। ऑल कल्चर्स एक्सेप्ट आउटसाइड इन्फ्लुएंस ऑल द टाइम। ठीक है, ये एक बहुत ही कॉमन फिनोमेनन है कि जो जितने भी कल्चर हैं वो हमेशा जो आउटसाइड के इन्फ्लुएंस हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं हमेशा। सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आर नेगेटिव बिकॉज दे रिड्यूस आवर चॉइसेस। ठीक है, कई बार कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो होते हैं वो नेगेटिव इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो हमारे चॉइसेस को रिड्यूस कर देते हैं। बट समटाइम्स एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस सिंपली एनलार्ज आवर चॉइसेस। लेकिन कई बार जो हमारी ये जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हैं वो हमारे चॉइसेस को बढ़ा भी देते हैं। एंड समटाइम्स दे मॉडिफाई आवर कल्चर विदाउट overwhelming the traditional।
ठीक है। और कई बार जो है ये जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हैं वो हमारे चॉइसेस को बढ़ा देते हैं और कई बार उसमें उसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर देते हैं, जो कि हमारे ट्रेडिशन को और ज़्यादा इन्हांस ही करता है। द बर्गर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर अ मसाला डोसा। ठीक है, अगर हम ये कह रहे हैं कि बर्गर बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है और बहुत ज़्यादा वो एक तरह से हमारा जो कल्चर है उसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो बर्गर ही है, वो कभी भी मसाला डोसा को रिप्लेस नहीं कर सकता, वो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। देयरफॉर डज़ नॉट पोज एनी रियल चैलेंज। ठीक है, इसलिए हम तो ये कह सकते हैं कि मसाला डोसा को बर्गर से किसी तरह का चैलेंज जो है वो मतलब कोई किसी तरह का थ्रेट नहीं है। इट इज़ सिंपली एडेड ऑन टू आवर फूड चॉइसेस। ठीक है, ये हमारा फूड चॉइस है कि हम कभी बर्गर खाना चाहते हैं तो हम कभी मसाला डोसा भी खाना चाहते हैं। और ठीक उसी तरह से ब्लू जीन्स ऑन द अदर हैंड कैन गो वेल विद अ होम स्पन खादी कुर्ता। ठीक है, फिर हम जहाँ तक ये बात करते हैं कि जो ब्लू जीन्स जो अमेरिकन कल्चर है ब्लू जीन्स का, तो उससे क्या है कि हमारा जो कल्चर है उस पर, लेकिन हमारा कल्चर क्या है, हमारा धोती कुर्ता या पैजामा कुर्ता पहनने का जो कल्चर है, तो उसमें जो ये खादी का बना हुआ कुर्ता, आप अगर देखो कि उसमें अगर हम जीन्स के साथ वो कुर्ता अगर हम पहनते हैं खादी का कुर्ता, तो कहीं ना कहीं ये जो मिक्सचर है ग्लोबलाइजेशन का, ये जो कल्चर का जो मिक्सचर है जीन्स के साथ कुर्ता, ये जो है एक तरह से जो हमारा वो ट्रेडिशन है उसको भी लेके चलता है और इसको इन्हांस भी करता है। ठीक है, outcome of outside influence is a new combination that is unique। और जीन्स के साथ ये जो खादी कुर्ता का जो कॉम्बिनेशन है ये अपने आप में बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है। अ खादी कुर्ता worn over jeans। Interestingly, this clothing combination has been exported back to country that gave us blue jeans so that it is possible to see young Americans wearing a kurta and jeans। और हम देखते हैं कि कई बार जो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनकर आया जीन्स के साथ कुर्ता, तो जीन्स तो ठीक है अमेरिका से यहाँ आया ही, लेकिन फिर ये ट्रेडिशन जो है वो वापस लौट कर अमेरिका भी गया और अब हम अमेरिका के भी लोगों को देख सकते हैं कि वो जीन्स के ऊपर कुर्ता पहनकर घूम रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो इन्फ्लुएंस है वो दो तरफ़ा होता है, कभी भी एक तरफ़ा नहीं होता और हमेशा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं होता इसका। While culture homogenization is an aspect of globalization, the same process also generates precisely the opposite effect। हम यहाँ देखते हैं कि जो कल्चरल होमोनाइजेशन है वो ग्लोबलाइजेशन का एक एस्पेक्ट हो सकता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो एक तरह से यूनिफॉर्म कल्चर का जो ट्रेडिशन बन जाता है वो ग्लोबलाइजेशन का एक एस्पेक्ट हो सकता है। द सेम प्रोसेस ऑल्सो जनरेट प्रिसाइजली द ऑपोजिट इफ़ेक्ट। लेकिन कई बार जो ग्लोबलाइजेशन का यही प्रोसेस जो है वो कई बार ऑपोजिट इफ़ेक्ट भी उत्पन्न करता है। इट लीड्स टू ईच कल्चर बिकमिंग मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव। और इससे क्या होता है, कई बार हर कल्चर जो है वो एक दूसरे से ज़्यादा डिफरेंट और ज़्यादा स्पेसिफिक अलग सा दिखता है। दिस फिनोमिनन इज़ कॉल्ड कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो डिस्टिंक्टिव कई बार जो ग्लोबलाइजेशन का जो इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से जो ये कल्चर जो है वो ज़्यादा डिफरेंट और डिस्टिंक्टिव हो जाते हैं, तो ये फिनोमिनन जो है वो हेटेरोजेनाइजेशन कहलाता है। दिस इज़ नॉट टू डिनाई दैट देयर रिमेन डिफरेंसेस इन पावर व्हेन कल्चर इंटरैक्ट्स, बट इंस्टेड more fundamentally
to suggest the culture exchange is rarely one way. इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि there remains differences in power when culture interact. जब भी कल्चर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा कल्चर जो हैं वो आपस में मिलते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो उसमें जो पावरफुल कंट्री है उसका इन्फ्लुएंस होता है. बट इंस्टेड मोर फंडामेंटली टू सजेस्ट दैट कल्चरल एक्सचेंज इज़ रेयरली वन वे. लेकिन वहीं हम ये भी देखते हैं कि जो कल्चरल एक्सचेंज है वो कभी भी मतलब वन वे नहीं होता, वो रेयरली ही ऐसा होता है कि वन वे हो. अदरवाइज़ कल्चरल एक्सचेंज कभी भी वन वे नहीं होता, ये टू साइडेड होता है. दोनों ही साइड से के लोग जो हैं वो कल्चर को अफेक्ट करते हैं. तो हमने ये देखा ग्लोबलाइजेशन का कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस. तो इस तरह से हमने ये तीनों कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए ग्लोबलाइजेशन के: पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, economic consequences and cultural consequences, right? Now we will see India and globalization. ठीक है, इंडिया और उसका ग्लोबलाइजेशन से क्या रिलेशन है, हम इसको देखेंगे. We said earlier that globalization has occurred in earlier periods in history in different part of the world. Flows pertaining to the movement of capital, commodities, ideas and people go back several centuries in Indian history. ठीक है, ये तो हमने पहले ही देख लिया कि ग्लोबलाइजेशन तो बहुत अर्लियर एंशिएंट टाइम में भी, हमारी हिस्ट्री में भी हमने देखा कि एंशिएंट टाइम में भी जो ये ग्लोबलाइजेशन था वो तो होता था. और इन सारी चीज़ों को, कैपिटल, कमोडिटीज़, आइडिया और पीपल का मूवमेंट जो था वो कई सेंचुरी पहले हमारे इंडियन हिस्ट्री में भी हमने इसको देखा, सुना और पढ़ा है. ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रिटेन्स imperial ambitions, India became an exporter of primary goods and raw materials and a consumer of finished good. ठीक है, तो जब हम ये देखते हैं कि जो कॉलोनियल पीरियड था, जब ब्रिटेन के लोग यहाँ पर उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई थी, तो उस कॉलोनी की वजह से जो ये ब्रिटेन, और ये कॉलोनी क्यों बनाई थी, ब्रिटेन का जो एम्बिशन था, इम्पेरियल एम्बिशन, अपने राज्य को और बढ़ाने का जो एम्बिशन था, उसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर कॉलोनी बनाई थी. और इंडिया जो था वो प्राइमरी गुड्स और रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन गया था, और जो फिनिश गुड्स हैं उनका कंज्यूमर बन गया था. ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल यहाँ से जाता था, जो प्राइमरी गुड्स हैं यहाँ से ब्रिटेन जाता था, और वहाँ से जो फिनिश गुड बनकर आता था तो उसका मार्केट इंडिया था, कंज्यूमर जो था वो इंडिया था. आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस विद द ब्रिटिश, वी डिसाइडेड टू मेक थिंग्स आवरसेल्व्स रेदर देन रिलाइंग ऑन अदर्स. ठीक है, और इसी वजह से जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो इंडिपेंडेंस के बाद, 1 सेकेंड, ठीक है, जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि जो चीज़ें हैं अब किसी और पर डिपेंडेंट रहने की जगह की बजाय उन चीज़ों को अब हम खुद बनाएंगे, हमारी कंट्री में वो सारी चीज़ें खुद बनाई जाएंगी. वी ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू अलाउ अदर्स टू एक्सपोर्ट टू अस सो दैट आवर ओन प्रोड्यूसर्स कुड लर्न टू मेक थिंग्स. और साथ ही साथ हमने दूसरे लोगों को इंपोर्ट करने को भी मना किया. ठीक है, उसके पीछे रीज़न ये था कि हम ये चाहते थे कि दूसरे लोग जो हैं अपनी चीज़ों को हमारे यहाँ एक्सपोर्ट ना करें, जिससे कि हमारे यहाँ के लोग उन सारी चीज़ों को बनाना सीख जाएं, वो चीज़ें हमारी कंट्री में ही प्रोड्यूस होना शुरू हों. वी ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू अलाउ अदर टू एक्सपोर्ट टू अस सो दैट आवर ओन प्रोड्यूसर्स कुड लर्न टू मेक थिंग्स. This
प्रोटेक्शनिज्म जनरेटेड इट्स ओन प्रॉब्लम, ठीक है। और ये जो प्रोटेक्शनिज्म था, हम जो इतने प्रोटेक्टिव हो गए थे अपने लोगों को लेकर, उसने एक दूसरी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। वाइल सम advances were made in certain arenas, critical sectors such as health, housing and primary education did not receive the attention they deserve, ठीक है। और जब हमने ये कहा कि हम चीज़ों को खुद बनाएंगे, खुद बनाना यहाँ के प्रोड्यूसर्स सीखेंगे, तो हमने अटेंशन उन पर दिया, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ये इन सारी चीज़ों से हमारा अटेंशन जो था वो ख़त्म हो गया। जिन पर ज़्यादा अटेंशन दिया जाना चाहिए था, उन पर से हमारा अटेंशन ख़त्म हो गया। इंडिया हैड अ फेयरली स्लगिश रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो बहुत ही कम था, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पीपल का एजुकेटेड और हेल्दी होना भी ज़रूरी है, ये आपने अर्ली क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है। तो इन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये था एजुकेशन, हेल्थ, इन पर ज़्यादा ध्यान जो है वो नहीं दिया जा सका। सारा का सारा ध्यान जो था वो प्रोडक्शन में, खुद बनाने और खुद की कंट्री में प्रोड्यूस करने में जो था वो सारा ध्यान लगाया गया, और इस वजह से हमारा जो इकोनॉमिक रेट जो था, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, वो भी बहुत कम था। In 1991, responding to a financial crisis and to the desire for higher rate of economic growth, India embarked on a program of economic reform that has sought increasingly to deregulate various sectors including trade and foreign investment. और 1991 तक आते आते बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस जो थे, जिनकी वजह से अब इस बात की ज़रूरत थी कि हायर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत थी, ठीक है। जिससे कि इंडिया ने अपने बहुत सारे जो रिफॉर्म्स लाने के चक्कर में बहुत सारे सेक्टर्स को डीरेगुलेट किया, और जिसमें कि ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट था उसको भी डीरेगुलेट किया गया। While it may be too early to say how good this has been for India, लेकिन अब ये कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कि ये जो डीरेगुलेट किया गया और ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को खोला गया, तो वो इंडिया के लिए अच्छा था या बुरा था, अभी उसको करेंगे। अभी ये इस बारे में कुछ अपनी राय देना ये जल्दबाजी हो जाएगी। The ultimate test is not high growth rate as making sure that the benefit of growth are shared so that everyone is better off, ठीक है। यहाँ पे अभी जो अल्टीमेट टेस्ट ये होगा कि जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ा हाई हो, और उसका बेनिफिट जो है वो हम सबके द्वारा अपने आप को सबके बेटर ऑफ कंडीशन के लिए उन बेनिफिट्स को शेयर किया जाए। So this is all about India and globalization. In our next class, we will discuss resistance to globalization. Right? So go through the book, and if you are having any kind of problem, you can ask me in the class. Till then, bye.